गुड मॉर्निंग क्लास। लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। आज हम एक नई वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। आज केमिकल काइनेटिक्स हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है जो है आपकी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए बेटा केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या है। एक्चुअली केमिकल बड़ा अच्छे से पता है केमिकल क्या होते हैं, ठीक है, बट काइनेटिक्स क्या मतलब है। केमिस्ट्री में काइनेटिक्स का मतलब होता है रेट। नॉर्मल बात करो, फिजिक्स का अगर वर्ड ले लो, फिजिक्स से अगर रिलेट करोगे इसको तो इसका मतलब होगा स्पीड, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं तो हम रेट को स्टडी करेंगे। यानी कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो वो किस रेट से हो रही है, क्या स्पीड है, क्या पेस है, तो वो रेट को फाइंड करना केमिकल काइनेटिक्स कहलाता है। यानी कि स्टडी ऑफ द रेट of a chemical reaction, the study of a chemical reaction, the study of the rate of a chemical reaction is known as chemical kinetics। ठीक है, चलिए समझ में आ गया केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है। द स्टडी ऑफ द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस इज नोन एज केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स होती हैं हमारी जो हम स्टडी करने जाएंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। जैसे मैंने बताया केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन की स्टडी, ठीक है। अब ये रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन क्या है। एक्चुअली में रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डिस्क्राइब करता है चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हियर इज अ रिएक्टेंट, a product is formed over here okay, with the change in concentration reactant, the concentration of reactant will get decrease and the concentration of product will get increase, है ना। जो ये चीजें आपको बताए, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज नॉन एज रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। रेट क्या है, रेट ये चेंज है जो कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। आया समझ में। व्हाट इज रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, द चेंज या फिर द टर्म दैट डील्स with the study of the change in the concentration of reactant and the product with respect to time, that is known as rate of a chemical reaction, ठीक है। चलिए समझ में आ गया हमें। दूसरी बात, हम जो भी रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे, जो भी रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हम फाइंड करेंगे, यानी जिस केमिकल रिएक्शन का भी हम रेट फाइंड करेंगे, वो केमिकल रिएक्शन आपकी मॉडरेट रेट से चलेगी। यानी कि उसकी स्पीड क्या होगी, मॉडरेट। क्या मतलब है भाई इसका, मुझे समझ में ही नहीं आया। क्या मतलब है, आपके पास एक आयनिक टाइप की रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, आपके पास एक स्लो टाइप की रिएक्शंस होती हैं और एक मॉडरेट टाइप की रिएक्शंस होती हैं। आयनिक रिएक्शंस कौन सी होती है, जो लैब में परफॉर्म करते हो आप, अपनी केमिस्ट्री लैब में जो परफॉर्म करते हो, तुरंत ऑन द स्पॉट जिसका रिजल्ट आपको मिल जाता है, तुरंत ऑन द स्पॉट जिसका रिजल्ट आपको मिल जाता है, उसे आयनिक रिएक्शंस कहते हैं। इट मीन्स दे आर सो फास्ट रिएक्शंस, तुरंत रिजल्ट आप ऑब्जर्व कर लेते हैं टेस्ट ट्यूब या बीकर के अंदर। दोज आर आयनिक रिएक्शंस। स्लो रिएक्शंस कौन सी होती हैं, फॉर एन एग्जाम्पल रस्ट। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आपने आयरन लिया, भाई आपको रस्टिंग देखनी है, आप बाहर हवा में लेके गए और रस्ट हो गया, ऐसा तो नहीं होता। रस्टिंग में टाइम लगता है, घंटे, दिन, महीने, साल, डिपेंड करता है ना रस्ट के लिए जो आयरन रखा है, कितना रखा है, किस क्वालिटी का है, कैसा है, वटेवर, रस्टिंग में टाइम लगता है, इट्स अ स्लो प्रोसेस। तो हम जो रेट फाइंड करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन का, we cannot find this rate of a chemical reaction for too fast and for too slow reactions। रीजन है भाई, इतनी फास्ट रिएक्शन का रेट कैसे फाइंड कर सकते हो आप, बताइए जरा। इतनी फास्ट हो गई, पलक झपकने का भी टाइम नहीं दिया उसने, इतनी फास्ट रिएक्शन हो गई, यू कैन नॉट फाइंड द रेट, बिकॉज हमें उसको स्टडी करना पड़ता है। मीन वाइल स्टॉप कर करके हमें देखना पड़ता है। हम पढ़ेंगे अभी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे हमें देखना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है भाई रेट को। और ये तो इतनी स्लो है कि देखते रह जाओगे,
नहीं भाई, इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम इतनी स्लो रिएक्शन को देखते रहें और रेट फाइंड आउट करें, ठीक है। दैट्स वाई हम सिर्फ और सिर्फ मॉडरेट रिएक्शंस का रेट फाइंड करते हैं, किसमें, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। सिर्फ और सिर्फ मॉडरेट रिएक्शंस का रेट फाइंड करते हैं, ना टू स्लो ना ही टू फास्ट। समझ में आ गया? चलिए, समझ में आ गया। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके पास है N2 प्लस H2, सुना होगा रिएक्शन के बारे में, हेबर्स प्रोसेस बोलते हैं। अमोनिया फॉर्मेशन है, हेबर्स प्रोसेस, बड़ा फेमस है हेबर प्रोसेस, ठीक है। आपके पास अमोनिया है, ठीक है, बन गया। आपने देखा नाइट्रोजन NN का बॉन्ड था, ठीक है, हाइड्रोजन HH का बॉन्ड था, ठीक है। सिमिलरली अमोनिया आपका नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के बॉन्ड्स, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड्स आपने देखे यहाँ पे, है ना। कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन आप देख रहे हो, है ना। इट इज कोवलेंट बॉन्ड, इट इज कोवलेंट बॉन्ड एंड दीज आर ऑल्सो कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड तो है ही नहीं, आयनिक बॉन्ड होंगे तो आयनिक रिएक्शन हो जाएगी। तो जहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो, यानी कि जो कोवलेंट बॉन्डेड रिएक्शंस हैं, वही मॉडरेट रिएक्शंस कहलाती हैं, और आप उन्हीं का रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि रेट ऑफ अ रिएक्शन फाइंड करने के लिए कैपेबल हो अंडर योर केमिकल काइनेटिक्स। आई होप यू हैव गॉट माई पॉइंट, ठीक है। चलिए, नाउ सपोज यू आर हैविंग अ रिएक्टेंट एंड यू आर हैविंग अ प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए, आपके पास है या जनरल रिएक्शन अगर मैं ले लूँ, एक और रिएक्शन थोड़ी सी इसको डिफरेंट करते हैं, कुछ और अच्छे से समझा देंगे इसी में आपको। सपोज कीजिए यू हैव A, यू हैव B एंड यू आर फॉर्मिंग C, ठीक है ना। A है, B है और C है, ठीक है। आप रेट ऑफ अ रिएक्शन, यानी कि फॉर दिस रिएक्शन रेट कैसे लिखोगे? पहले एक रिएक्टेंट के साथ ले लो, आपके लिए समझना आसान होगा, फिर दो रिएक्टेंट का समझाऊंगी। A आपको C बना के दे रहा है, कैसे लिखोगे? डेल्टा, यानी कि चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, ओके। अब क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, भाई अगर सपोज ये 2 मोल था तो घटते घटते 1 भी होगा, 0.5 भी होगा, तभी तो C बनेगा ना। भाई एक कम होगा तभी तो C ज़्यादा बनेगा या बनेगा। तो दिस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ये स्क्वायर ब्रैकेट आपके कंसंट्रेशन को डिनोट करता है। इंपॉर्टेंट है, इसे स्फेयर में या हेमिस्फेयर में मत लगा देना, इट्स अ स्क्वायर ब्रैकेट जो कंसंट्रेशन को डिनोट करता है, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया। अब क्योंकि कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है, क्योंकि कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है किसकी, रिएक्टेंट की, तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस लगा के रखते हैं। लेकिन इसका एक और रीज़न है, पता है। सपोज कीजिए A2B बन रहा था, 5 ग्राम था, तो इनिशियली ये 0 था, इनिशियली ये 5 ग्राम था, यानी कि टाइम 0 पे इनिशियली रिएक्टेंट आपका 5 ग्राम था, तो B 0 था, अभी बना ही नहीं प्रोडक्ट। टाइम T पे, ठीक है, सपोज टाइम T पे 5 ग्राम से 2 ग्राम रह गया, तो ये कितना बना होगा भैया? 3 ग्राम बना होगा, तभी तो वो 2 ग्राम रह गया, कितना बना होगा, ठीक है। या फिर ऐसे समझ लो ना, अब ये कंसेप्ट जाओ मत, कंफ्यूज हो जाओगे। अगर ये 2 ग्राम कम हुआ है, ठीक है, लेकिन हम लिखते हैं कितना बचा, ये 2 ग्राम बचा, 2 ग्राम बचा ना, तो ये कितना बना होगा? ये 3 ग्राम बना होगा। इस कंसेप्ट से समझो, कितना बचा? 2 ग्राम बचा, तो कितना यूज हुआ? 3 ग्राम यूज हुआ। क्यों? क्योंकि 3 ग्राम आपका B बना था, ठीक है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कैसे लिखोगे? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है आपके पास? फाइनल है आपके पास 2, इनिशियल कितना है आपके पास? 5। क्या आंसर आएगा? -3। और कभी भी चेंज इन कंसंट्रेशन माइनस में नहीं होता, या फिर ये कहो कि कभी भी रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन माइनस में नहीं होता। रेट माइनस में कैसे हो सकता है? चलिए, माना एक्सेप्शनल केसेस है मेरे पास कि चेंज माइनस में हो सकता है, यहाँ पे तो आ गया चेंज माइनस में हो सकता है, मैंने माना, हो गया। लेकिन क्या रेट कभी माइनस में हो सकता है? जस्ट थिंक ओवर इट। क्या कभी रेट माइनस में हो सकता है? रेट में किसी की स्पीड माइनस में हो सकती है? अरे स्पीड तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी ना, स्पीड नेगेटिव कैसे हो सकती है?
तो इसीलिए वो नेगेटिव जो यहाँ पर आ रहा है ये ना रहे, इसको हटाने के लिए हमने पहले ही बाहर माइनस लगा लिया, जिससे अगर आप माइनस बाहर, अगर सपोज कीजिए अगर आप -2 लिख रहे हो तो पहले ही बाहर माइनस है जो आपको +2 बना देगा, जो इसको +2 बना देगा। इसीलिए हम पहले बाहर माइनस लगाते हैं बेटा। क्यों लगा रहे हैं बाहर माइनस हम? क्योंकि जो कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है रिएक्टेंट की वो नेगेटिव में है, चेंज नेगेटिव है ना, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे ना, दैट चेंज इज नेगेटिव, तो इसलिए माइनस लगाते हैं। जब कब लिखोगे? जब लिखोगे आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का चेंज। ये किसके इक्वल है अब? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। इसे पॉजिटिव लिखते हैं। क्यों भाई? इनिशियली 0 था, कितना बना 3, तो क्या करोगे 3 - 0 तो पॉजिटिव आ गया, तो आपको नेगेटिव की जरूरत ही नहीं है, आप पॉजिटिव ही लगा के रखिए। आया समझ में? दैट्स वाई, गॉट माई पॉइंट। दिस इज द ओवरऑल प्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। कैसे लिखोगे? इस तरह से लिखोगे, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। समझ में आ गया सबको? कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है, मैं फिर से बता दूंगी आपको। ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है बच्चा। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज नाउ यू आर हैविंग 2A गिव्स यू 3C। अब कैसे लिखोगे? अब तो आपको स्टोइशियोमेट्री गिवन है, तो रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विल बी रिटन लाइक दिस, माइनस ये जो ट्वाइस है ना, क्योंकि हम जब भी रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन निकालते हैं ना, ध्यान रखो हमेशा 1 मोल के लिए निकालते हैं। आपने देखा था ना पीछे, A गिव्स यू C, हम 1 मोल के लिए निकालते हैं ऑलवेज। और अगर नंबर ऑफ मोल्स आपको चेंज कर रखे हैं तो 1 नंबर ऑफ मोल के रिस्पेक्ट में कितना चेंज है तो उसको डिवाइड उतना कर दो आप, यानी कि 1/2। समझ में आया? क्या कर दोगे? 1/2 माइनस 1/2 change in concentration of the reactant with respect to change in time equal to plus 1/3 change in concentration of product with respect to change in time। ठीक है, यानी कि स्टोइशियोमेट्री आपकी क्या हो जाएगी? डिवाइड में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हम 1 मोल के लिए निकाल रहे हैं, तो 1 मोल में कितने नंबर ऑफ मोल्स है? 2, यानी कि इसका हाफ कर दो, यानी डिवाइड कर दो, ऐसे ही इसको 1/3 कर दो। ठीक है, स्टोइशियोमेट्री आपकी इस तरह से डाउन में चली जाती है, नीचे डिनोमिनेटर में चली जाती है। आगे समझ में सबको? ठीक है, जो हमने अभी ये निकाला इसे बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ अ रिएक्शन। एग्जाम में क्वेश्चन इसी नाम से आता है, इसे बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ अ रिएक्शन, है ना, विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट। ये आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए वेरी गुड। यूनिट की बात कर लें। यूनिट क्या निकलेगी इसकी? क्या होता है? हमने क्या देखा? चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज है, चेंज किसमें? कंसंट्रेशन में चेंज है, कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम। तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है भाई? मोलैरिटी है कंसंट्रेशन, दैट इज मोल पर लीटर, है ना। और नीचे क्या है? टाइम। टाइम की क्या होती है? एसटीपी यूनिट, दैट इज स्टैंडर्ड यूनिट कितनी होती है? दैट इज सेकंड। तो क्या यूनिट हो गई आपकी? किसकी? रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन की, या रेट ऑफ अ रिएक्शन की यूनिट क्या हो गई? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, दिस इज द यूनिट फॉर द रेट ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया। ठीक है, अगर आपको सपोज रिएक्शन गैस में गिवन हो, गैस के फॉर्म में गिवन हो, तो क्या हो जाएगी? ऊपर आ जाएगा एटमॉस्फेरिक और डिवाइडेड बाय सेकंड। कंसंट्रेशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर में होगी ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपॉन में सेकंड। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया आपको। अब इसके बाद करेंगे हम इंस्टेंटेनियस रेट या फिर डिफरेंशियल रेट। सपोज कीजिए ये A2C जो बन रहा था, ठीक है, बनते बनते मेरा मन किया कि मैं इन बिटवीन रिएक्शन को रोक कर, जब भी रिएक्शन चल रही थी आपके कंटेनर में, तो मेरा मन किया कि मैं इस पॉइंट पे रिएक्शन को देखूं कि कितनी हो गई, इस टाइम पे कितनी रिएक्शन मेरी हो गई। तो जब पर्टिकुलर टाइम पे हम अपनी रिएक्शन को ऑब्जर्व करते हैं ना, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटली आपने देख लिया, इंस्टेंटेनियस रेट।
यानी कि किसी भी पॉइंट पे देख लेना, या फिर एक टर्म और बोलते हैं डिफरेंशियल रेट, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे जब आप देखते हो, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे आप देखते हो, स्मॉल स्मॉल टाइम इंटरवल पर जब आप देख लेते हो अपनी रिएक्शन को, तो उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट या फिर डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ठीक है, समझ में आया? ओके, इसको डिनोट करने का तरीका भी अलग है। इसको डिनोट करते हैं डी से, क्योंकि डिफरेंशियल है ना, इंस्टेंटेनियसली आप फाइंड कर रहे हो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे। आपने ये टाइम इंटरवल्स, आपने ये रिएक्शन के इंटरवल सेट कर लिए, ठीक है ना। सपोज कोई 10 मिनट की रिएक्शन है ना, तो आपने 1 मिनट पे देखा, फिर 2 मिनट पे, यानी कि 1 1 मिनट का आपने इंटरवल सेट कर लिया, तो वो होता है डिफरेंशियल, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे आपने इसको सेट कर लिया। और जब पूरा एक साथ इनको हम लोग डिफरेंशियल्स, जो डिफरेंट रेट्स जो हमने फाइंड किया है, जब इनको मिक्सअप कर लोगे तो उसको बोलते हैं इंटीग्रेट करना, यानी कि इंटीग्रेशन, वो भी हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे, फिर इन डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स को हम इंटीग्रेट करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स को। ठीक है, कि इस रेट पे, इस डिफरेंट पॉइंट पे कितना रेट था, यहाँ पे कितना था, यहाँ पे कितना था, फिर सबको हम लोग मिक्सअप करके, सबको मर्ज करके हम इंटीग्रेशन करेंगे और इंटीग्रेट रेट इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, समझ में आया? चलो, अब मैं आपको बताती हूँ कैसे लिखते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन या फिर इंस्टेंटेनियस रेट इक्वेशन, कैसे लिखा जाता है। सपोज 2A गिव्स यू 3B, कैसे लिखोगे? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अ रिएक्शन दैट इज इक्वल टू -1/2 चेंज, यानी कि डी। ठीक है, डी ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी। यहाँ चेंज नहीं आएगा क्योंकि चेंज नहीं देख रहे हो, आप डिफरेंट पॉइंट पे देख रहे हो, डिफरेंट टाइम पे, डिफरेंट एक पर्टिकुलर एरिया पे देख रहे हो। ठीक है, दिस इज इक्वल टू +1/3 डी कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में डी टी। बस सिंपल रिप्रेजेंटेशन है, कुछ नहीं लगाना, कोई कंफ्यूज नहीं होना, इजी है, बहुत इजी चैप्टर है बच्चा, बहुत इजी चैप्टर है। जहाँ चेंज की बात करते हो कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक, वहाँ तो आपका डेल्टा आ जाता है, चेंज निकालोगे फाइनल माइनस इनिशियल। लेकिन आपने डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे देख लिया, यहाँ रोक के देख लिया, यहाँ रोक के देख लिया, यहाँ रोक के देख लिया, तो आपको डी लगाना, फिर वो चेंज थोड़ी ना है, फिर चेंज नहीं आएगा। अब डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे देख रहे हो ना, डिफरेंशियल कर रहे हो, डिफरेंशियल रेट इक्वेशंस निकाल रहे हो आप डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे। मैथ्स में करते हो बच्चा, डिफरेंशियल इक्वेशंस निकालते हो, डिफरेंशिएशन करते हो, इंटीग्रेशन करते हो, वही है, वही सब है ये। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, चलिए एक ग्राफ करते हैं, इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, ग्राफ बनाते हैं टाइम और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पता है टाइम के साथ डिक्रीज करती है, टाइम के साथ डिक्रीज करती है। तो सपोज यहाँ पे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की इतनी थी, तो टाइम के साथ क्या करेगी? ऐसे ऐसे टाइम के साथ डिक्रीज करेगी, टाइम के साथ डिक्रीज करेगी। और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या करेगी? टाइम के साथ ऐसे इंक्रीज करेगी, टाइम के साथ इंक्रीज करेगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इजी है। साथ में अगर बनाना है तो कैसे बनाओगे? कभी कभी मर्ज फॉर्म में पूछ लेता है आपसे, अलग अलग पूछ लेता है, ऐसे बनाए। साथ में कैसे बनाओगे? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी कंसंट्रेशन यहाँ पे निकालोगे एंड टाइम, तो कैसे बनेगा? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ऐसे करके मर्ज ग्राफ आपका बन जाता है। ठीक है, समझ में आया सबको? चलिए, वेरी गुड, समझ में आया। एक चीज़ और यही बता देती हूँ ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो किसी भी आपको ग्राफ के अंदर। ठीक है, ये हमने ग्राफ निकाला, ठीक है ना, ये इसको ऐसे ना बना के हमने ये ग्राफ निकाला। आपको पता है ये इंटरसेप्ट होता है, दिस इज इंटरसेप्ट। कुछ पॉइंट्स हैं यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, पहले भी पता है फिर भी नया चैप्टर है, डिस्कस करना हमारा फर्ज बनता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है? ये स्लोप, ये स्लोप होता है, ये वाला, ये स्लोप। और पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव स्लोप यहाँ पे बनेगा, थीटा दैट इज इक्वल टू tan थीटा। इसे स्मॉल m से डिनोट करते हैं, है ना। ये निकलता है dr/dt, क्योंकि रिएक्टेंट के लिए निकाल रहे हो, dr/dt।
अगर निकालोगे प्रोडक्ट के लिए तो डी पी अपॉन डी टी। यहाँ भी स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस बनेंगी, हम देखेंगे, और उनके बेसिस पे अलग अलग हम लोग ग्राफ्स को भी देखेंगे। ठीक है, तो सिंपल था, इंटरसेप्ट है, स्लोप पॉजिटिव होगा, थीटा दैट इज इक्वल टू टेन थीटा एंड दैट इज इक्वल टू स्मॉल एम। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद है कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है आपका रेट ऑफ अ रिएक्शन। कुछ फैक्टर्स है इंपॉर्टेंट है जिन पे रेट ऑफ अ रिएक्शन, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डिपेंड करती है। फर्स्ट, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। भाई रिएक्टेंट कैसा है उसके नेचर पे डिपेंड करेगा आपका रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। नेचर ऑफ रिएक्टेंट से क्या मतलब है? रिएक्टेंट का नेचर जैसे क्या समझ रहे हो आप? क्या मतलब रिएक्टेंट के नेचर से? सोचिए जरा बच्चे। अभी तो बताया था आपकी 3 टाइप्स की रिएक्शंस होती हैं, आयनिक, स्लो एंड मॉडरेट, बताया था। तो यही तो रिएक्टेंट का नेचर है कि रिएक्टेंट कैसा है। रिएक्टेंट आयनिक इक्वेशन परफॉर्म करने वाला है, क्योंकि हर चीज़ तो रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगी ना। रिएक्शन कैसे होगी, प्रोडक्ट क्या बनेगा, भाई रिएक्टेंट पे ही तो डिपेंड करेगा ना। रिएक्टेंट क्या लिया है, क्या डाला है टेस्ट ट्यूब के अंदर, बीकर के अंदर, वही तो डिसाइड करेगा ना कि प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। प्रोडक्ट डिसाइड नहीं करता रिएक्टेंट को, रिएक्टेंट डिसाइड करता है प्रोडक्ट को। ओके, तो आयनिक लोगे, रिएक्शन परफॉर्म करोगे तो रिएक्टेंट वैसा होगा, स्लो के लिए स्लो वाला, मॉडरेट के लिए मॉडरेट वाला। तो डिपेंड किया ना नेचर पे। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है कि रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन क्या होगी। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट फैक्टर। सेकंड फैक्टर क्या है आपका? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा। कैसे? एक इतना बड़ा आपका सपोज कीजिए शुगर का क्यूब है, शुगर क्यूब है, ठीक है, और इसी शुगर क्यूब को मैंने दूसरी और पीसीस, एक पीस और लिया और मैंने इतने इतने इसके पीसीस कर दिए। ये इतने इतने पीसीस करके मैंने यहाँ पे छोड़ दिए, डाल दिए। तो ज़रा मुझे बताओ किसमें रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी, यानी किसका रेट फास्ट होगा? भाई इस पे होने के लिए टाइम लगेगा ना। पहले रिएक्शन यहाँ होगी, फिर और अंदर जाएगी, और अंदर केमिकल जाएगा, और जाएगा, और क्या पता यहाँ के नीचे पहुँचे ही ना। इतना बड़ा शुगर क्यूब है मेरे पास, लेकिन क्योंकि यहाँ पे स्मॉल स्मॉल मेरे पास क्यूब्स हैं, तो रिएक्शन बड़ी जल्दी फास्ट होगी, बड़े आराम से होगी। तो यानी कि सरफेस एरिया अगर ज़्यादा है, यहाँ सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया ना, ये अकेला क्यूब इतना था और ये मिलके इतना बड़ा एरिया बना रहे हैं, तो सरफेस एरिया ज़्यादा, योर रेट ऑफ अ रिएक्शन इज मोर। डायरेक्ट रिलेशन है सरफेस एरिया का रेट ऑफ अ रिएक्शन से। समझ में आ गया? रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। ठीक है, चलिए समझ में आ गया, वेरी गुड। थर्ड क्या है हमारे पास फैक्टर? थर्ड फैक्टर इज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट पे फर्क करेगा। अगर कैटलिस्ट आपने डाला हुआ है अपने रिएक्शन में तो ऑब्वियसली वो रिएक्शन को इन्हेंस करेगा, है ना। तो कैटलिस्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, फोर्थ क्या है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी कि लाइट की इंटेंसिटी। अगर आपने रिएक्शन आपकी लाइट की प्रेजेंस में हो रही है तो लाइट की जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी ही फास्ट आपकी रिएक्शन होने वाली है। ठीक है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज। अभी तो जो भी देखे आपने वो सारे इंक्रीज करने वाले हैं। ठीक है, फिफ्थ क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। भाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली रेट ज़्यादा होगा ना, रिएक्शन ज़्यादा लंबी देर तक चलेगी आपकी। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है आपका रेट ऑफ अ रिएक्शन। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट उतनी ही ज़्यादा रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, समझ में आया? चलिए 5 पॉइंट डिस्कस हो गए। 6th पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट वन, दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर पे फर्क यानी कि इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का रेट ऑफ अ रिएक्शन पे। इफ टेम्परेचर इज मोर, रेट ऑफ अ रिएक्शन इज मोर। ओके। 7, फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट क्या है? जैसे अगर गैसियस स्टेट होगी तो नंबर ऑफ कोलिजन ज़्यादा होंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज मोर। लिक्विड है तो उससे कम रेट ऑफ रिएक्शन होगा, और सॉलिड है तो और कम रेट ऑफ रिएक्शन होगा। समझ में आया? क्योंकि कोलिजन तो बहुत कम हो गए, ना के बराबर कोलिजन हो गए ना बच्चा। वाइब्रेशन इज लेस, काइनेटिक एनर्जी इज वेरी लेस। गैस में इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, इतना ज़्यादा स्पेस, बहुत ज़्यादा कोलिजन, एक पार्टिकल यहाँ एक पार्टिकल यहाँ टकराएंगे, कोलिजन होगा तो रेट बढ़ेगा, जल्दी रिएक्शन होगी आपकी। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इंक्रीज्ड।
टेम्परेचर का कंसेप्ट एक तरह से आप और समझ सकते हो, जो इस चैप्टर में हम आगे करने वाले थे, मैं यही बता दूं आपको। फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, योर रेट ऑफ अ रिएक्शन नियरली, नॉट एग्जैक्टली, नियरली डबल्स और समटाइम्स ट्रिपल्स, समटाइम्स ओनली ट्रिपल्स। बस जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है वो है आपका डबल। फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, क्या मतलब है? सपोज यहाँ 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, फिर हो गया 20 डिग्री सेल्सियस, और सपोज कीजिए यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन, सपोज कीजिए आपका 2 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है। ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, कंसेंट्रेशन अपॉन टाइम, ठीक है। तो 10 डिग्री सेल्सियस के लिए कितना हो गया? 2। तो एवरी 10 डिग्री सेल्सियस के लिए क्या होता है? नियरली डबल। तो अगर 10 डिग्री सेल्सियस राइज हुआ है, 10 से 20 हो गया, तो डबल हो जाएगा, यानी कि 4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। यानी कि फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस, एवरी 10 डिग्री से अगर 30 डिग्री सेल्सियस कर दोगे तो अब कितना हो गया? 4 टू ज़ा 8, नियरली डबल्स। 4 है तो उसका 8, 4 टू ज़ा 8 हो गया, ठीक है, डबल हो जाता है। आया समझ में? ठीक है, चलिए, वेरी गुड। फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, योर रेट ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन नियरली डबल्स। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, समझ में आ गया आपको। ठीक है, एक कंसेप्ट और है आपका, ये कैटलिस्ट वाला, ये हम पढ़ते हैं अरेनियस इक्वेशन में। वैसे सपोज कीजिए यहाँ रिएक्टेंट है, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। ये जो पॉइंट होता है, ठीक है, ये पहले देख लो, एनर्जी और रिएक्शन इंटरमीडिएट के बीच एक ग्राफ बनता है आपका, रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है, रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है। जब रिएक्टेंट यहाँ था 0 पे, तो आपका यहाँ पे इंटरमीडिएट बना, बनते बनते क्या बना? आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। यहाँ इस पॉइंट पर पहुँचने के लिए एक एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है, एक एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है। किसको? रिएक्टेंट को एक्टिवेट होने के लिए एक एनर्जी चाहिए होती है, जिसे हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। ये जो पूरा पॉइंट है ये कहलाता है एक्टिवेशन एनर्जी। इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है रिएक्टेंट को इस इंटरमीडिएट तक पहुंचने के लिए, उसके बाद तो अपने आप ही बन जाएगा प्रोडक्ट। यहाँ रिएक्टेंट है, यहाँ प्रोडक्ट है, ठीक है। ये जो पूरा यहाँ तक देख रहे हो, ये वाला, ये पॉइंट होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी, इट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। ये है एक्टिवेशन एनर्जी और ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। अभी बताना जरूरी था, कैटलिस्ट का कंसेप्ट हमने स्टार्ट किया था, इसलिए यहाँ पे कैटलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस एक्टिवेशन एनर्जी को इनिशिएट करने के लिए। कैटलिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। बाकी हम इन डिटेल पढ़ेंगे इसको हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो आने वाले हैं एक्टिवेशन एनर्जी के, वहाँ पर, ठीक है। इस वीडियो को यहीं कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे रेट लो। ओके, चलिए, थैंक यू, बाय।